शुरू कर रहे हैं प्रकाश, ठीक है, प्रकाश शुरू कर रहे हैं। तो देखिए प्रकाश जो है विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही रूप है। आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, घटना चक्र से। घटना चक्र का पिन भी हम कर दिए ग्रुप में, उसको खोल लीजिए, प्रकाश चैप्टर। क्या हुआ? G4, ठीक ठीक ठीक, G49 है, उसका PDF नंबर देख लीजिए। तो प्रकाश जो है विद्युत या ऊष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो पहले तो जानिए कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहता है। किस रूप में? विकिरण के रूप में, ठीक है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है किंतु अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। क्या आज हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो प्रकाश के कारण ही देखते हैं। अब प्रकाश का क्या है कि एक सीधी रेखा में संचारित होता है। प्रकाश कैसे संचारित होता है? सीधी रेखा में। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है किंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं करती। यानी निर्वात का मतलब कि जहाँ पर हवा की उपस्थिति न हो, जहाँ पे हवा की उपस्थिति न हो उसको निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश तरंगे जो है वो निर्वात से होकर के गुजर सकती है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है, याद रखिएगा, ध्वनि को हमेशा गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि बिना माध्यम के कहीं नहीं जा सकता है। लेकिन क्या प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है, ठीक है। अब प्रकाश का जो नेचर है, वो प्रकाश का नेचर होता है, दो प्रकार का होता है। दोहरा नेचर प्रकाश दिखाता है। तो एक क्या है? तो एक दिखाता है तरंग वाला नेचर। कौन? तरंग प्रकृति। और दूसरा दिखाता है कण प्रकृति के बारे में, कण, ठीक है। तो ये जो दोहरा नेचर है प्रकाश का, कभी कभी यह कणों के रूप में और कभी कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश तरंगे, अब बार बार पूछता है कि प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, ध्वनि तरंग कैसा तरंग है, खूब परीक्षा में पूछता है। तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ याद रखने में ऐसे याद सकते हैं कि प्रस्थ में प्र लगा हुआ है, प्र, ठीक है। तो प्र से प्रकाश होता है, तो प्रस्थ रहेगा तो क्या होगा? प्रकाश होगा। और जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि प्रकाश अगर निर्वात से होकर के गुजरता है तो देख रहे हैं कि निर्वात में कितना चाल है? सबसे ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना है बताइए? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या? तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है। जैसे देखिए निर्वात में सबसे ज़्यादा है, फिर जल में देखिए 2.25 × 10⁸ है, कांच में 2 × 10⁸ है, और हीरा में 1.24 है। हीरा में 1.24 है। तो 4 याद भी कर लीजिए क्योंकि ये 4 पूछता है ज़्यादा। अब कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। तो आप जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक बहुत सारा होता है। हीरा का अपवर्तनांक बहुत होता है। तो अगर हीरा का अपवर्तनांक बहुत होता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि हीरा में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी, ठीक है। अब कहता है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो, क्या हो? किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल यू हो, तो इसमें जो निर्वात में प्रकाश की चाल होगी वो यू बराबर होगा C/म्यू होगा। जहाँ C हम डोनेट करेंगे प्रकाश की चाल, म्यू का मतलब अपवर्तनांक हो गया, और यू का मतलब हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। सीधा सारा अगर पूछे कि अपवर्तनांक क्या कहते हैं तो कहिएगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग को किससे डिनोट करेंगे? C से। और माध्यम में प्रकाश के वेग को किससे डिनोट करेंगे? म्यू से। तो C/म्यू बराबर क्या हो गया? U हो गया। यानी U का मतलब अपवर्तनांक हो गया। समझ गए बात? पानी का अपवर्तनांक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33 होता है, ठीक है। और कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। यानी अपवर्तनांक कांच का ज़्यादा होता है, पानी का अपवर्तनांक कम होता है। पानी का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सॉरी, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक कम होता है, कांच का ज़्यादा होता है। और आपने पढ़ा था कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी?
कम होगी। ठीक है, तो अपवर्तनांक को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो अपवर्तनांक को हम ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। चूंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, अतः किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। माध्यम जितना ही सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो आप सीधा कह सकते हैं, हीरा देखिए, हीरा कैसा माध्यम है? हीरा बहुत डेंस माध्यम है, बहुत सघन है हीरा, इसलिए प्रकाश का वेग जो है हीरा में क्या होगा? कम होगा, होगा ना। तो ये बात आपके समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। क्या बात करते हैं? अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है कि एक समांग माध्यम में प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती है। आपने देखा है कि प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में। परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब जो एक समांग मिश्रण, समांग का मतलब होता है कि मान लीजिए ये तो हवा है तो हवा में ही बात करें, पानी है तो पानी में बात करें, निर्वात है तो निर्वात में बात करें। तो समांग मिश्रण एक प्रकार का अगर माध्यम है तो उसमें प्रकाश का किरण सीधा रेखा में चलेगा, ये कॉमन बात है। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपाती किरण और दूसरे माध्यम में चली जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपाती किरण दो माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, विरल माध्यम से आ रहा है, और जब सघन माध्यम में जा रहा है तो देख रहे हैं अपने पथ से अगर ये सीधा चलता तो इसे जाता, लेकिन मुड़ गया है कि नहीं? कर्व हो गया है कि नहीं? बताइए। ऐसे झुक गया है। तो यही कहता है कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। दिखाई भी दे रहा है आपको? क्या आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। देखिए, आपतन बिंदु जहाँ पर ये किरण टकरा रही है उसके ऊपर एक लंब खींचा, इसको अभिलंब कहते हैं। आपाती किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण और अपवर्तित किरण एक अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये पूरा कहानी है। फिर यहाँ पे देखिए, सघन माध्यम है, वहाँ से चला तो विरल माध्यम में से जब आया, सघन से जब चला विरल की ओर, तो देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ आपने देखा कि विरल से जब आ रहा था सघन की ओर, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इसको परीक्षा में खूब ये सवाल पूछा जाता है। पिछली बार भी मैंने समझाया था कि विरल, मान लीजिए कि गाँव में बहुत कम लोग रहता है, गाँव हो गया विरल माध्यम, गाँव हो गया विरल माध्यम, और शहर हो गया सघन माध्यम, स से शहर, स से सघन माध्यम। तो मान लिए विरल माध्यम से चला और सघन माध्यम में आया तो उधर ही मुड़ गया, उधर का ही होकर रह गया। लोग शहरे में रहना चाहता है, गांव में रहना नहीं चाहता है। तो विरल माध्यम से चला, सघन माध्यम में आया तो क्या हो गया? केंद्र की ओर ही मुड़ गया। समझ गए? लेकिन अगर सघन माध्यम से चला, शहर से चला गांव की ओर, विरल माध्यम में कम लोग रहता है, विरल माध्यम में चला तो भागता है आदमी, 2-4 दिन गांव में रह के फिर शहर में भागता है। तो सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो क्या होगा? केंद्र से दूर भागेगा। ये बात याद रखना है और ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। समझ गए आप लोग? तो जब आपको कहे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या कहिएगा? केंद्र की ओर मुड़ जाता है, यानी केंद्र की ओर आना चाहता है। और जब सघन से जाता है विरल की ओर तो केंद्र से दूर भागता है। समझ गए कहानी? प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, देखिए, जब प्रयोगों द्वारा देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण किस माध्यम से? विरल माध्यम। अब विरल मैं आपको समझाने के लिए क्या ले रहा हूँ? गांव ले रहा हूँ। क्या? तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, शहर में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है? झुक जाता है। परंतु जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य तथा तीव्रता बदलती है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। ये सवाल भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है। जब आपको पूछेगा, जब अपवर्तन का क्रिया जब होता है, क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, ठीक है, अपवर्तन की क्रिया में क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है,
तो कहिएगा क्या सब बदलता है? प्रकाश का चाल बदल जाता है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल चेंज होगा कन्फर्म। तरंग दैर्घ्य बदलता है, क्या बदलता है? तरंग दैर्घ्य बदलता है। तीव्रता भी बदलता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति। तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता बदलता है, जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, नहीं बदलती है। अब अपवर्तन का उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं, जब पूछे कि अपवर्तन का, आपके परीक्षा में अपवर्तन का उदाहरण खूब पूछा जाता है। तो अपवर्तन का उदाहरण क्या हुआ? अपवर्तन का उदाहरण ऐसे समझिए कि जो भी आपको लगेगा फर्जी, वही अपवर्तन का उदाहरण है। फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा क्या है कि पानी, मतलब बाल्टी में सिक्का गिरा हुआ है, सिक्का लग रहा है आपको ऊपर है, उठाने जाइएगा तो सिक्का नीचे बैठा लगेगा, तो फर्जी है ना बात है। तो ये फर्जी जो भी लगेगा किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। मछली मारने जाइए, मछली लगेगा ऊपर है, भाला मारिएगा मछली नीचे बैठल रहता है, नहीं मराया, फर्जी। समझ रहे हैं? तो जो भी चीज़ आपको लगे कि ओरिजिनल चीज़ नहीं है, वो सब क्या है? एगो छड़ी रख दिए पानी में और छड़ी टेढ़ लग रहा है, छड़ी रहता है सीधा, तो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से अपवर्तन का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, कहेगा कि यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वो छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, लेकिन सही में तो सही होता है। तो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने स्थान से उठा हुआ दिखाई दे, तो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। तारा का टिमटिमाना, तारा जो टिमटिमाता है, वो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। तो ये अपवर्तन का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं मेरे इस बात से कि आपको जो भी उदाहरण लगे कि फर्जी चीज़ है, वो क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, कोई क्लियर दिक्कत है बताइए, आगे चले? बोलिए, समझ रहे हैं सब कोई? अब बात करते हैं प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म जो है एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ से घिरा रहता है। ठीक है, यह सामान्यतः कांच का बना होता है। प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं, पूरा इसके बारे में समझाया है कि ए बी प्रिज्म के अपवर्तनांक पृष्ठ पर पी क्यू पर गिरने के पश्चात अभिलंब, ये जो बात दिया है पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये प्रिज्म का पूरा कहानी दिया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, और इससे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। हम आते हैं वर्ण विक्षेपण पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। तो आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश, हम प्रिज्म का चर्चा क्यों कर रहे हैं? प्रिज्म कांच का बना होता है, चलिए उससे उतना ही मतलब रखते हैं। सूर्य का प्रकाश आपको पता है जिस 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है सूर्य का प्रकाश? 7 रंगों का। और इसको आप जो है पढ़ते होंगे, बैनी आह पिनाला पढ़ते होंगे क्या, या भिवगियोड़ पढ़ते होंगे? आप पढ़ते होंगे VIB, भिवगियोड़ पढ़ते होंगे। ये 7 वर्ण, सातों कलर आ जाएगा लाइन से। ठीक है, तो 7 रंग हो गया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, मान लीजिए जो कांच का जो प्रिज्म बना हुआ है, आप यहाँ पर फिर उदाहरण देख रहे हैं ना, एक प्रिज्म बना हुआ है कांच का। यहाँ से इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जा रहा है, श्वेत प्रकाश गुजरा। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जब गुजरा तो ये श्वेत प्रकाश क्या होता है? गुजरने के साथ ही अपवर्तन होता है। क्या अपवर्तन का क्रिया होता, क्या होगा? झुकेगा। तो अब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ गए? सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस क्रिया के कारण? बताइए। अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश किरण का मार्ग अलग अलग होता है। इस प्रकार वे पृथक और स्पष्ट दिखाई देते हैं। अलग अलग मार्ग है, मिक्स नहीं है, तो अलग तो दिखाई देगा ही। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर सबसे ऊपर, नीले, देखिए सूर्य के प्रकाश में प्राप्त रंगों में बैगनी रंग आधार की ओर, देखिए बैगनी सबसे नीचे है आधार की ओर, और सबसे नीचे
और देखिए सबसे ऊपर क्या है, लाल है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैनी आह पिनाला, यानी जो प्रकाश आया तो सबसे पहले बैगनी बना, फिर नीला बना, पिनाला बना, ये सारों तो रंग बन गया। ठीक है, तो ये पूरा रंग का विभाजन हो गया। तो ये कांच में बैगनी रंग सबसे नीचे आ गया, आधार की तरफ इस प्रिज्म के आ गया, तो कांच में बैगनी रंग का वेग सबसे कम है और लाल रंग का वेग क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार बैगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा और लाल प्रकाश के लिए सबसे कम हो गया। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिए कि एक शब्द है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य तरंगने का काम करता है। तो लाल कपड़ा पहन के घूमिए तो सांड भी दौड़ता है तरंग करके। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो लाल रंग का। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का। इसके अलावा लाल रंग का सब कुछ कम होता है। क्या होता है, सब कुछ कम होता है। तो ज़्यादा चीज़ याद करने का ज़रूरत है नहीं ना, खाली देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का है और उसके अलावा सब कुछ कम है, यानी दोसर सब कुछ केकरा ज़्यादा होगा, बैगनी का होगा। हैं, तो देखिए, तो कह रहा है कि कांच में बैंगनी रंग का वेग सबसे कम और लाल रंग का वेग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो वेग भी ज़्यादा होगा। तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है तो तरंग तरंग रहा है, भाग रहा है तेजी से, तो तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों ज़्यादा किसका होगा। केवल आप लाल से इतना याद कर सकते हैं कि लाल का तरंग दैर्घ्य और वेग ज़्यादा है। तरंग दैर्घ्य और वेग ज़्यादा है, उसके बाद लाल का सब कुछ कम है। तो देखिए, तो ज़्यादा है, इस कारण बैगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक और लाल रंग प्रकाश के लिए सबसे कम होगा। तो अपवर्तनांक का बात करें तो अपवर्तनांक लाल का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उस बेचारे के दुइये गो चीज़ है, तरंग दैर्घ्य है और चाल ज़्यादा है। इस कारण वेग वेग वही हो गया, वेग हो गया स्पीड। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक। ठीक है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। तो सीधे हम देख रहे हैं कि वेग, आपको रट जाना है कि वेग और तरंग दैर्घ्य हम जानते हैं कि लाल का सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा बेचारा का सब कुछ कम है। बात क्लियर है, बोलिए। आप देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो मैंने बताया था सघन यानी शहर से जा रहा है गांव में, सघन से जाएगा विरल की ओर तो भागेगा दूर, अब विरल से आएगा सघन की ओर तो केंद्र की ओर मुड़ जाएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी डेंस माध्यम है, मान लीजिए कि हीरा है और हीरा से जा रहा है हवा में, तो सघन माध्यम हीरा हो गया और हवा हो गया विरल माध्यम। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसका मान दोनों माध्यम की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच जो है, कांच वायु अंतरापृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 डिग्री होता है। कितना होता है, 42 डिग्री होता है। जब सघन माध्यम से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा ही बढ़ाया जाता है तो संपूर्ण आपतित किरण, देखिए अब दूसरा बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जब सघन माध्यम में, कौन माध्यम में, डेंस माध्यम में यानी हीरा में, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से यानी 90 डिग्री से, क्रांतिक कोण 90 डिग्री था, तो क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, यानी 90 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब पूरा प्रकाश जो है, संपूर्ण आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित न होकर के परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होकर के सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। ध्यान से सुनिए, सघन माध्यम में है, मान लीजिए कि हीरा में है प्रकाश, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दिए, यानी कितना डिग्री से बढ़ा दिए बोलिए, 90 डिग्री से। जब थोड़ा सा बढ़ा दिए तो संपूर्ण आपतित किरण अपवर्तित न होकर के रिटर्न हो गया, और रिटर्न होकर के कहाँ आ गया, सघन माध्यम में ही भाग आया। और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सघन माध्यम से भेजा है प्रकाश, इधर भेजा है और ये रिटर्न होकर के इधर ही आ गया पूरा का पूरा, तो क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उपयोगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक उपयोगी प्रयोग प्रकाशिकीय रेशो यानी ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है। आप जानते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भारत में बहुत सारा यूज है। अभी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इस सब तर भारत सरकार चाह रही थी पहुंचाना
जैसे आप लोग नेट यूज करते हैं तो उस सब तक नेट पहुंचाना कितना मुश्किल है, पूरा समुद्र है, कोई रास्ता नहीं है, तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से समुद्र के अंदर में तार बिछाया जाता है, ठीक है। और उसमें समझिए कि एक मोटा सा पाइप होता है, लोहा का पाइप, उसके अंदर में वो तार डाल करके पूरा सुरक्षित भेजा जाता है, ठीक है, जो उसको मछली उछली या कोई भी जानवर भी नहीं काट सके, और पतला पतला रेशा की तरह के तार उसमें रहता है, वही ऑप्टिकल फाइबर तकनीक होता है। तो बार बार पूछता है जो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो क्या कहिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, समझ गए। और उसे सुपर फास्ट नेट जो है सप्लाई इधर से उधर खूब किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पे। क्लियर है यहाँ तक, बताइए। अब बात करते हैं परावर्तन का, ठीक है, परावर्तन। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है, पड़ेगा तो रिटर्न होगा, परावर्तन होगा। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उसे वापस प्रेरित करने का प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पॉलिशदार चमकीली सतहों वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं के अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। पॉलिशदार चमकीली सतह वाली वस्तु यानी जो बर्फ़ है, मान लीजिए तो बर्फ़ कितना चकाचक रहता है, चमकते रहता है, तो बर्फ़ क्या करेगा, ज़्यादा प्रकाश को रिटर्न करेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर कोई चीज़ अगर खरोचा हुआ है, धुंधला है, तो वो कम रिटर्न करेगा। समझ गए, परावर्तन समझ गए। तो परावर्तन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज़्यादा कहाँ होगा, पॉलिशदार चमकीली सतहों पर होगा, धुंधली पर नहीं होगा, ठीक है। क्या है ये, तो आसान है, प्रकाश किरण जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो उसे वापस रिटर्न करता है, इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण। दर्पण होता है दो प्रकार का। दर्पण आप बना सकते हैं, एक कांच लीजिएगा, उसको एक तरफ पेंट कर दीजिएगा, ठीक है, दूसरा तरफ चेहरा देखिए, यही दर्पण है, ठीक है। तो एक चिकनी उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, क्या होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। क्या होता है दर्पण जी, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब हम बात करते हैं पहले समतल दर्पण का। समतल दर्पण होता है जो आपके घर में होता है। समतल दर्पण में ही आप क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं। कहाँ देखते हैं चेहरा, किस दर्पण में, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण एक तरफ जो है रजत धातु की चमकीली तह वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी सीट होती है, ठीक है। हमारी श्रृंगार मेज पर प्रयुक्त दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं वो कौन सा दर्पण है, बताइए, समतल दर्पण ही है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। समतल दर्पण पर बना चेहरे का प्रतिबिंब हमारा पर्दा पर प्राप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसे समझिए कि पर्दा पर जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। पर्दा पे कौन प्रतिबिंब प्राप्त होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। तो कहा जो नहीं प्राप्त हो सकता है, ठीक है, उसे केवल दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसीलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जो अपना चेहरा जो देखते हैं समतल दर्पण में वो कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है, नहीं है, कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, अवास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। कैसी होती है, आभासी एवं सीधी होती है। तो अगर कहेगा जो हम जो अपना प्रतिबिंब जो चेहरा देखते हैं समतल दर्पण में वो कैसा प्रतिबिंब है, क्या कहिएगा, आभासी प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है या अवास्तविक होता है। और अगर कहे कि रियल प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है, तो कहिएगा नहीं किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है, काल्पनिक को। समझ गए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम जो अपना समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारे जैसा ही होता है। क्या, समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने खड़ा रहता है। मान लीजिए हम जितना दूरी पे खड़ा हैं, 5 मीटर पे खड़ा है, तो हमारा प्रतिबिंब कितना पे दिखाई देगा, 5 मीटर पे ही, ठीक है।
दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु वे समतल दर्पण के विपरीत सतह पर होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है। मतलब आप देखिए, आप अभी दर्पण के सामने खड़ा होकर देख लीजिए, अपना श्रृंगार बॉक्स के सामने जाइए और देखिएगा आपका लेफ्ट हाथ राइट में दिखाएगा, राइट हैंड लेफ्ट में दिखाई देगा। तो क्या हो गया, दायां बायां दिखता है, बायां दायां दिखता है। इसीलिए आप मिरर इमेज बनाते भी हैं परीक्षा में, सवाल सब क्या हो गया। समतल दर्पण समझ गए। अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। क्या होता है, कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल, उत्तल मतलब क्या होता है, उठा हुआ, अवतल मतलब क्या होता है, धंसा हुआ। तो देखिए अवतल दर्पण धंसा हुआ है ना, और उत्तल दर्पण उठा हुआ है। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल दर्पण, अवतल सतह अथवा अंदर की ओर मुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण से क्या करते हैं आप, व्यक्ति के दांत के परीक्षा हेतु इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत वाला डॉक्टर जो है कौन दर्पण यूज करता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को प्रकाश की तेज किरण पुंज को पाने के लिए टॉर्च, वाहन की हेडलाइट, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का हजामती दर्पण में भी यूज होता है। हजाम भी कौन दर्पण यूज करता है, यही दर्पण यूज करता है। ठीक है, ठीक है, तो अवतल दर्पण का समझ गए क्या क्या कहानी है। आप देखिए गोलीय दर्पण, तो वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश बिखर जाता है। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, तो आप जो गाड़ी जो बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक के पीछे यही लगा रहता है। अपना चेहरा जो देखते हैं ना, तो एगो में तो चेहरा देखते, एगो में गाड़ी पीछे से आपको दिखा देता है, बड़ा को छोटा करके दिखा देता है, वो क्या रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। तो गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें कौन दर्पण रहता है बताइए, गाड़ी के हेडलाइट में रहेगा अवतल दर्पण। लेकिन जो गाड़ी आप चलाते हैं, पीछे जो देख लेते हैं कितना पैसेंजर आ रहा है गाड़ी में, छोटा सा शीशा नहीं रहता है, उसमें कौन दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। समझ गए। और अब जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, दर्पण का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जो पढ़े अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये क्या करता है, सारे के सारे प्रकाश को एक जगह मतलब जमा कर लेता है। तो आपको पूछेगा जैसे सोलर लाइट जो है उसमें कौन दर्पण होता है, तो क्या कहिएगा, अवतल दर्पण। ये भी ध्यान रखिए, सोलर लाइट में कौन सा दर्पण होता है, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है। तो सूर्य के सारे प्रकाश को क्या करेगा, एक जगह खींच लेगा, तो उस पर सोलर कुकर पे खाना बनता है, यूज होता है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जमा कर लेता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश को फैला देता है। समझ गए। अब यही दर्पण के बाद अगर लेंस में बात करेंगे तो इसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। अगर हम उत्तल लेंस की, जैसे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण क्या था, अभिसारी था, प्रकाश को जमा कर लेता है क्या। लेकिन अगर अवतल लेंस कहेंगे तो प्रकाश को क्या करेगा जी, जमा नहीं करेगा, फैला देगा। उत्तल दर्पण क्या कर रहा था, प्रकाश को फैला रहा था, लेकिन उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश को एक जगह जमा कर लेगा। समझ गए आप लोग बात, बताइए। ये बात खूब पूछता है। अब आइए उत्तल लेंस देखते हैं। तो लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा एक समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार अथवा पड़वलयाकार हो सकता है। ठीक है, लेंस दो प्रकार का, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस केंद्र में मोटा परंतु किनारे पर पतला होता है। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देख लिए, दर्पण में किसको अभिसारी दर्पण कहते थे, अवतल को, क्योंकि यह उससे होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणों के पुंज को एक बिंदु पर लाता है। अब देखिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है,
फैला देता है। लेकिन वही अवतल लेंस है ना, ये अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे, और ये अपसारी हो गया। आंखों की रोशनी से जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष, तो कौन लेंस चाहिए? निकट 3 अक्षर का बीमारी तो 4 अक्षर के लेंस लगा लीजिए। निकट तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि 2 अक्षर का बीमारी तो 3 अक्षर के लेंस लगा दीजिए, उत्तल लेंस। हो गया कहानी क्लियर। अब आइए विभिन्न पीसीएस सवालों में पूछे गए परीक्षाओं के सवाल को हम लोग उड़ा देते हैं, एक भी गलती नहीं होगा। तो देखिए, किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक है? तो यहाँ पर दे रहा है 200 से 280 नैनोमीटर, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पर कितना कमाल का सवाल है। पूछा जाए किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक है, दूसरा आदमी रहता तो ऑप्शन में सबसे बड़का देख के मार देता। लेकिन कहानी होता क्या है कि तरंग दैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में ही प्रति क्वांटम ज़्यादा ऊर्जा होता है, इसलिए न्यूनतम रेंज वाला खोजिए तो 200 से 280 न्यूटन हो गया, नैनोमीटर। अब कहता है सौर विकिरण में किस परास में दिखता है? सूरज का जो विकिरण है, सौर विकिरण को आप किस परास में देख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं 400 से 700 नैनोमीटर। कितना में देख सकते हैं जी? 400 से 700 नैनोमीटर में आप क्या देख सकते हैं? सौर विकिरण के परास को देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश जो होता है, विजुअल लाइट, उसको कितना होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। अवरक्त का कितना होता है? 700 नैनोमीटर से 10 के पावर 6 नैनोमीटर। फिर पूछ दिया दृश्य प्रकाश, देखिए अंदर से पूछ दिया दृश्य प्रकाश का, तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो ऑप्शन देख लीजिए 390 से 780 वाला हो सकता है। तो ये 2-3 याद ही कर लीजिए ना कि सौर विकिरण का परास पूछेगा तो क्या होगा रेंज सौर विकिरण का? 400 से 700। दृश्य प्रकाश का कहेगा तो क्या होगा? हाँ, 390 से 780। सवाल नंबर 3, दृश्य दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग दर क्या होता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग दर की सीमा क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है, लेकिन इसमें 7600 दिया है तब भी चलेगा, लेकिन मेनली ज़्यादातर क्या देगा? 3900 से कितना? 7800 एंगस्ट्रम। मानव आँख जो है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दर के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वो कितना है? 5500 एंगस्ट्रम। कितना के लिए? 5500 के लिए। हमारा आँख कितना एंगस्ट्रम देख सकता है बढ़िया से? 5500। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? बताइए आप लोग, मैंने क्या बताया? प्रकाश किरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान भी और कण के समान भी। तो तरंग और कण दोनों के समान। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों के समान। तो क्या सवाल बनाने में दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बताइए, बन रहा है आसानी से? अभी और बनेगा, वो तो 2-3 चीज़ आप नहीं पढ़े थे वो पूछा था, ठीक है। अब देखते चलिए खुद सवाल। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दर क्या होता है? बताइए, बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दर बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। इसलिए प्रकाश हमें कैसा चलता हुआ दिखाई देता है? सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में दिखाई देता है चलता हुआ, इसका कारण क्या है? प्रकाश का तरंग दर क्या होता है जी? छोटा होता है। किसका वेग अधिकतम है? कॉस्मिक किरण, इलेक्ट्रॉन, पराध्वनिक तरंग, प्रकाश। तो इस सब में किसका वेग अधिकतम है? तो प्रकाश का है, क्योंकि और कोई भी चलेगा तो उसको माध्यम चाहिए ज़्यादातर को, और प्रकाश को तो कोई माध्यम भी नहीं चाहिए, निर्वात में ही सबसे ज़्यादा चलता है क्या? तो किसका वेग सबसे ज़्यादा है? प्रकाश का। कौन सा कथन सत्य है? तो आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक है। क्या आंसर होगा? प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी कितना चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलता है। अब 3 पर जो है ना 8 को 0 रख दीजिए और सोचिए जी कितना बड़का वो मामला होगा। इतना तेज चलता है प्रकाश निर्वात में बिना कोई माध्यम के। आंसर क्या हो गया? प्रकाश का वेग। प्रकाश शून्यकाल में कितना चलता है? बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना है? फिर 3 × 8 हो गया, सेम सवाल है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? बताइए, निर्वात में। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? न्यूनतम पूछ दिया तो क्या कहिएगा?
जब ये न्यूनतम पूछा था माध्यम डेंस खोजिए, घना माध्यम, तो कौन माध्यम है इसमें ऑप्शन में? कांच है। कांच से ज़्यादा सघन क्या होगा? तो वहाँ पर क्या होगा? प्रकाश का वेग कम होगा। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो ओरिजिनल तो समय लगता है वो 500 सेकेंड लगता है, और ऐसे अगर 500 सेकेंड को 60 से भाग दिया जाए तो 8.5 इसमें मिनट दिया है आंसर, क्योंकि ऑप्शन उसके आसपास नहीं है। 8.3 मिनट। ठीक है, कितना होगा? 8.3 मिनट। सूर्य के प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का। अब ऑप्शन नहीं मिला तो 8 मिनट मार देगा आदमी। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पहुंचता है कितना मिनट में जी? 8 मिनट में। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर, प्रकाश तरंग जो है वायु से जा रहा है कांच में। वायु क्या हो गया? विरल माध्यम। कांच हो गया सघन माध्यम। तो विरल से जा रहा है सघन पर, तो क्या क्या प्रकाश का चेंज होगा? चेंज क्या होगा? तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दर और आवृत्ति, या तरंग दर और वेग प्रभावित होगा। तो क्या प्रभावित होगा? तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा। अगर जा रहा है कौन माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या प्रभावित होगा जी? तरंग दर और वेग। लेकिन कौन चीज़ प्रभावित नहीं होगा? एकदम रट जाइए, आवृत्ति प्रभावित नहीं होगा। कौन प्रभावित नहीं होगा? आवृत्ति। आवृत्ति तो एकदम रटिए जाइए। देखिए कितना बार पूछा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा अपवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो क्या मारिएगा आंसर? आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा नहीं बदलता है? फिर आंसर क्या है? आवृत्ति। जब प्रकाश की किरण, देखिए कैसे पूछा डायरेक्ट छत्तीसगढ़ पीसीएस में, आप कैसे बनाइएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, वही अपना ट्रिक, सघन से कहाँ जा, शहर से कहाँ जा रहा है? गांव में। तो इसका चाल बढ़ जाएगा और यह विलंब से दूर हटेगा कि नज़दीक आएगा? बताइए। दूर हटेगा। तो चाल बढ़ेगा और अविलंब से दूर भाग जाएगा। समझ गए? निम्नलिखित एक चीज़ और याद रखना है कि चाल बढ़ जाएगा। ऐसे भी समझिए कि शहर से जब गांव में आता है आदमी, पूरा मस्ती में आता है, स्पीड में, क्या गाना उना गाते हुए जो गांव जा रहे हैं। चाल बढ़ा के आएगा, लेकिन अविलंब से आते ही दूर भागेगा। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो क्या कहिएगा? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। प्रकाश सजावट, जैसे आप प्रकाश जो घर में सजावट यूज करते हैं या विज्ञापन में जो होता है, उसमें क्या यूज होता है? घर में नहीं, यानी बाहर जो जाते हैं सड़क पे तो देखते हैं शहर में क्या रहता है? बड़का बड़का बोर्ड लगा रहता है, उसमें लाइट जलते रहता है विज्ञापन का। तो उसमें क्या रहता है? भर ले, कौन गैस? नियॉन गैस। कौन गैस भरा रहता है जी? नियॉन। साबुन के पतले झाग में, साबुन का पतला झाग है, उसमें चमकदार रंग बनना। साबुन देखते हैं, साबुन को हाथ से मिला देते हैं कि ना, चम 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 करते रहता है। तो वो किसके कारण बनता है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किसके कारण बनता है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। क्या बनता है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश जाता है। अच्छा, बोले थे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं, और माध्यम का कोण कितना डिग्री से ज़्यादा हो जाता है? 90 डिग्री से ज़्यादा। विरल माध्यम में जाता नहीं था, सघन माध्यम में ही रिटर्न होके भाग आता था। यही नहीं बताए थे? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? तो जब ये कहे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो कुछ नहीं सोचना, सोचना है कि जरूर सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाने के चक्कर में होगा। तो हीरा से कांच में जाएगा तो हुआ कि नहीं? आंसर बताइए। जल से कांच में, वायु से कांच में, वायु से जल में, होगा नहीं ना होगा? तो जब ये कहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो दिमाग में लगे नहीं, जो जरूर ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के चक्कर में है, और थोड़ा सा कोण बढ़ गया है 90 डिग्री से ज़्यादा, गया नहीं है, फिर रिटर्न भागा है जल्दी से। समझ गए? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? सबसे लोकल सवाल पूछा जाने वाला। तो क्या कहिएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर किस पे? तो पूर्णांतरिक परावर्तन। किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में? तो क्या कहिएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाशिकीय संचार, वही होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो क्या कहिएगा? पूर्णांतरिक परावर्तन।
मरीजों के पेट के अंदर का जो परीक्षण करता है डॉक्टर, तो वो भी जो एंडोस्कोपी करता है, तो क्या रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है एंडोस्कोपी। डॉक्टर एंडोस्कोपी कहते हैं ना, मुंह में गिरा करके तार करता है, मेरा भी करने वाला था मुंबई में लेकिन बच गए हम। तो क्या होता है, मरीजों के पेट का अंदर का परीक्षण डॉक्टर बारीकी से करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तकनीक पे एंडोस्कोपी करता है। ठीक है, एंडोस्कोपी क्या है तो क्या कहिएगा, कैमरा का प्रकार है, संकीर्ण दूरदर्शी है, सरल दूरदर्शी है, इनमें से कोई नहीं। क्या है एंडोस्कोपी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक तरीका है जिसमें मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में क्या कहा जाता है, प्रवेश किया जाता है। और क्या होता है, तो एक मतलब एक कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरा का व्यवस्था होता है, और वो आपके शरीर के अंदर जाकर के फोटो टक टक खींच के निकाल लेगा, सब फोटो आपके पेट के अंदर में कहाँ क्या है, रियल चीज़ डॉक्टर को दिखा देगा। मृग मरीचिका का कारण क्या है, मृग मरीचिका क्या है, तो मृग मरीचिका एक दृष्टि भ्रम है, जिसमें आप क्या कहते हैं, रोड पर जाते रहते हैं, भयंकर जो NH जो हाईवे रोड होता है, आप गर्मी में पढ़ते जाते होंगे बचपन में, तो लगता होगा कि आगे चम 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 तेल गिरल है, और जाते होंगे तो कुछ नहीं गिरल रहता होगा, क्या, तो यही ना दृष्टि भ्रम है। तो मृग मरीचिका क्या है, रेगिस्तान में जाइएगा तो आपको लगेगा कि आगे पानी यहाँ रहेगा बालू। तो मृग मरीचिका का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका, मृग मरीचिका तो क्या कहिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीचिका का कारण क्या है, तो फिर आंसर है, एक तो होता है प्रकाश का अपवर्तन, एक वो है स्थलीय तापन। स्थलीय तापन होगा खूब, इसके कारण अपवर्तन होगा प्रकाश का, और ये हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से काटा हुआ हीरा की असाधारण चमक का कारण क्या है, तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, फिर सवाल है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकमाता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक क्या कहलाता है, 3D जो कोई चीज़ का 3 डायमेंशन जो कोई चीज़ का फोटो लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, होलोग्राफी। क्या कहलाता है, 3 डायमेंशन, होलोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है जी, होलोग्राफी। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को, सवाल अच्छा है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है, रोस्टर स्कैन। कौन स्कैन कहलाता है, रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाता है सभी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, रमन प्रभाव का कहाँ यूज है, जो जाता है कहाँ, सभी पारदर्शी माध्यम के जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कोई को। ध्वनि के रिप्रोडक्शन यानी पुनरुत्पादन के लिए एक CD ऑप्टिकल प्लेयर यूज होता है। उसमें क्या रहता है, कौन बीम रहता है, लेजर बीम रहता है। कौन सा बीम रहता है, लेजर बीम। जब एक CD सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसका व्याख्या क्या है, परावर्तन तथा विवर्तन। क्या है व्याख्या, परावर्तन तथा विवर्तन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूरदर्शन के संकेत, वो सवाल सब छोड़ दिए हैं, एक दो सवाल बिल्कुल काम का नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या होती है, वक्राकार होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। ठीक है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत का प्रेषण के लिए प्रयुक्त क्या होता है, देखिए आप देखिए दो प्रकार है, आवृत्ति और आयाम। ये एकदम रट जाइए, आवृत्ति और आयाम। तो देखिए कहता है दूरदर्शन के प्रसारण में जो श्रव्य होता है, जो आप सुनते हैं, तो सुनते हैं क्या, तो आवृत्ति। प्रकाश का क्या नहीं बदलता था जी,
बताइए, आवृत्ति नहीं ना बदलता था। तो दूरदर्शन प्रसारण में जो सुनने वाला बात है, श्रव्य वाला बात, तो उसमें क्या आंसर मारिएगा? आवृत्ति। लेकिन अगर दूरदर्शन प्रसारण में फोटो की बात हो, चित्र जो दिखाता है, तो वहाँ पर क्या आंसर होगा? आयाम। क्या होगा वहाँ पे? आयाम होगा। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु में किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है? तो क्या बनता है? छोटा और उल्टा। तो देखिए ऑप्शन, उल्टा और वास्तविक। क्या बनता है? उल्टा रहता है और वास्तविक रहता है और छोटा रहता है। एक क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो इस कारण से दूरी व गहराई का क्या होता है जी? एहसास होता है। क्या होता है? दूरी और गहराई का एहसास होता है। ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है। तो ये कथन क्या है? गलत है। लाल रंग के लिए हमारा आंख सुग्राही नहीं होता है। हमारा आंख किसके लिए सुग्राही होता है पता है? पीला कलर के लिए। किसके होता है? पीला कलर के लिए। पीला कलर में लाइट वाला जो था ना, पहले बिजली खाता, तो उसमें पढ़िएगा तो आंख आपका बहुत अच्छा रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा। तो मनुष्य की आंखें पीले हरे रंग के लिए सुग्राही होती है, लाल के लिए नहीं होती है। हमारे कान तक अगर कोई आवाज़ पहुंचता है तो उसका प्रभाव कितना तक रहता है? जब तक कोई दूसरा आवाज़ आवे, 1/10 सेकेंड तक। कितना तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। और इसी तरह से अगर हम कोई अगर चित्र देखते हैं, कोई रेटिना पर कोई चित्र देखते हैं, तो उसका प्रभाव कितना रहता है? 1/16 सेकेंड तक। कितना रहता है? 1/16 सेकेंड तक। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य को सीधे देखना नहीं चाहिए, आंख में क्षति पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि कौन सा किरण निकलता है? अल्ट्रा वायलेट किरण। कौन सा किरण निकलता है? अल्ट्रा वायलेट किरण। किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? उसकी सूर्य से दूरी। कोई तारा है, मान लीजिए कोई तारा है, तो अगर वो तारा का रंग लाल कलर का है, कैसा कलर है तारा का रंग? लाल कलर का, तो समझिए कि वो तारा का टेम्परेचर बहुत ही कम है। अगर उस तारा का रंग पीला कलर का है, जैसे हमारे सूर्य भगवान किस कलर के हैं? पीले कलर के हैं। तो समझिए कि टेम्परेचर 6000 डिग्री के आसपास ही होगा। अगर मान लिए कि तारा का रंग नीला कलर का है, तो नीला कलर का तो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या होगा? उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा नीला कलर का, 50,000 से 28,000 के आसपास हो सकता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? प्रकाश जो इधर उधर घूम रहा है, प्रकाश, उसके विसरण का कारण क्या है? धूल कण है। क्या है कारण जी? धूल कण है। वातावरण में प्रकाश का विसरण क्या है? तो धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या है? धूल कण है। तो इस सवाल को छोड़ दीजिए, यहाँ आइए। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कैसे? तरंग दैर्घ्य से होता है। प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है? किस कलर का प्रकाश है, वो कैसे निर्धारण कीजिएगा आप लोग बताइए? तरंग दैर्घ्य से। किससे? तरंग दैर्घ्य से, क्योंकि भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा किसका तरंग दैर्घ्य होता है? किस प्रकाश का? सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल प्रकाश का। किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? तो लाल का। इसका मान 7.5 × 10⁻⁻5 होता है। और सबसे कम होता है बैगनी का। कितना होता है? 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? तो बैगनी का। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा होता है नीला प्रकाश में। क्या देखे थे ना? नीला प्रकाश में क्या है? उच्चतम ऊर्जा होता है नीला प्रकाश में। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा? तो कौन होगा? मैंने बताया था ना कि लाल प्रकाश का क्या था? तरंग दर और वेग ज़्यादा था, ओकरा अलावा सब कुछ कम था। तब पूछ दिया कि सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा कम विचलित होगा? तो क्या आंसर मारिएगा? लाल रंग।
प्रकाश के वर्ण दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश के अपेक्षा अधिक ऊर्जा सोई है? नहीं, गलत बात है। ऐसा ऊर्जा नहीं है बेचारे के पास में, क्योंकि इसके पास हम जानते हैं कि केवल वेग अधिक है और तरंग दर ज़्यादा है। लाल रंग का तरंग दर हरे प्रकाश के तरंग दर से अधिक है, तो आंसर क्या हो गया? केवल आर सही हो गया। ठीक है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई दे देता है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही, ठीक है, सूर्य दिखाई दे देता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये काम होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज में दिखाई देता है। ठीक है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है जी? बैक्टीरिया करता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? क्योंकि इसमें तरंग दैर्घ्य की लंबाई क्या होती है जी? ज़्यादा होता है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये तो बात सही है क्या? और व्याख्या भी सही है, प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का बनाया भी जाता है। क्या? आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? फिर वही सवाल है। तो लघु तरंगे दीर्घ तरंगों के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल सिग्नल का प्रयोग क्यों करते हैं? कि उसका प्रकीर्णन कम होता है। यही आंसर हो गया। लाल आकाश का नीला रंग किसके कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों नीला रंग है? देखिए, तो नीला नीला रंग है, ध्यान से सुनिए। नीला रंग पूछे, नीला रंग तो क्या कहिएगा? प्रकीर्णन के कारण। नीला रंग है प्रकीर्णन के कारण। और अगर पूछेगा जो सूर्योदय से पहले दिखाई देता है तो क्या कहिएगा? अपवर्तन के कारण। नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। लेकिन अपवर्तन के कारण क्या होता है? देखिए, ध्यान से देखिए। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैगनी और नीले रंग का तरंग दर कम होता है, अतः उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। इस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। समझ गए? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन कर आगे बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई दिया जाता है। समझ गए? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल से आकाश को देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में क्या करता है? पहुंचाता है, हमारी आंखों में परावर्तित करता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किसके प्रभाव पे? डॉपलर प्रभाव पे। किस पे है? डॉपलर प्रभाव पे। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा, देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आभासी और सीधी होगी। कैसी होगी? आभासी और सीधी। कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए कौन शीशा चाहिए? उत्तल दर्पण। क्या? कार में पीछे का देखना है तो उत्तल दर्पण, वाहन के पृष्ठ देखना है तो उत्तल दर्पण, दाढ़ी बनाना है तो कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अच्छा, धूप से बचने के लिए जो छाता होगा, धूप से बचने के लिए जो छाता आप यूज करते हैं, तो उस छाता में क्या रहेगा? कौन सा कलर किधर रहेगा?
हम्म, धूप में बचने वाले छाते में कौन सा कलर किधर रहेगा? तो ऊपर रहेगा उजला और नीचे रहेगा क्या? काला रहेगा। ऊपर उजला और नीचे काला, तब ना ऊपर उजला रहेगा तो धूप से बचाएगा, ऊपर अगर काला रहेगा। वैसे छाता हम लोग यूज करते हैं, ऐसा तो देखते नहीं है जनरल। हाँ, ब्लैक ही यूज करते हैं, लेकिन रियल में अगर फिजिक्स के अनुसार देखिएगा तो ऊपर अगर काला रहेगा तो भयंकर गर्मी लगेगा, लोग का प्राण निकल जाएगा। तो ऊपर व्हाइट रहेगा जो गर्मी को हटाएगा, और नीचे क्या रहेगा? काला रहेगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है क्या? काल्पनिक और बड़ा होता है। क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो कितना प्रतिबिंब बनता है? अनंत बनता है। कितना बनता है? अनंत बनता है। प्रकाश के, अब ऐसे प्रतिबिंब निकालने के लिए भी परीक्षा में पूछ देता है, ठीक है। जैसे 360 डिग्री, ठीक है, प्रतिबिंब जब पूछ लेगा, जब मान लीजिए 45 डिग्री पर कितना बनेगा, 60 डिग्री पे कितना बनेगा, तो 360 से उसको भाग दे दीजिएगा। मान लीजिए पूछा 60 डिग्री, तो 360 को कितना से भाग दीजिएगा? 60 से। तो 36 कट गया 6 मरतबे। तो याद रखिए कि जब प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? विषम बनता है, तो एक घटा दीजिएगा। और अगर विषम ही कट के आया तो क्या करना है? कुछ नहीं घटाना है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर दर्पण के बीच रखिएगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा जी? अनंत बनेगा। बनेगा ना। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कैसे घूमेगा? 2 थीटा से। क्या? 2 थीटा से घूमेगा। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को कैसे अलग कर सकते हैं? एक प्रिज्म से अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं? प्रिज्म से। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? तो नीला, हरा और पीला। क्या है क्रम? नीला, हरा और पीला। विवग्योर से निकाल सकते हैं इसको, बैनी आ पीनाला। तो ऐसे करके खोज लेंगे, नीला, हरा और पीला लिख करके भी निकाल लेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। कैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं जी? प्रिज्म से कर रहे थे ना, तो क्या होगा आंसर? प्रिज्म से। कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में दिखाई देता है? तो देखिए पूरा, देखिए ऐसे लिखे तो पूरा जो है विवग्योर, तो VIB लिख सकते हैं कॉपी में, VIB GYOR, विवग्योर हो गया। तो इधर से 3 को छाटिए, VIB हटा दीजिए, उधर से ROY हटा दीजिए, तो ग्रीन हो गया आंसर, बन गया। तो कॉपी में विवग्योर लिख करके निकाल लीजिएगा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट क्या होते हैं? दोनों साइड में क्या है? देखिए, एक तरफ बैगनी, एक तरफ लाल है ना, तो बैगनी लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? दोपहर के 12 बजे दिखाई ही नहीं देगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो क्या कहिएगा? अवतल लेंस। देखिए, पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, लेकिन व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस की भांति। ठीक है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किस लेंस की तरह? अवतल लेंस की तरह। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं ना, अपसारी लेंस। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए समतल दर्पण के सामने आप खड़ा है और आपको अपना पूरा चेहरा देखना है, तो उस दर्पण है 5 मीटर का, तो आप कितने मीटर के होने चाहिए? 2.5 मीटर के। तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, नहीं, वो दर्पण आधा होना चाहिए। आप अगर 5 है तो दर्पण क्या होगा? किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ठीक है। अगर H ऊंचाई का व्यक्ति है तो समतल दर्पण अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण की ऊंचाई क्या होगी? H/2 होगी। यानी आप 10 मीटर के हैं तो आपके सामने कितना मीटर का दर्पण चाहिए? 5 मीटर का। पूरा देख लेगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होता है। क्या होता है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या?
अब दिया कि 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति को अपना पूरा खड़ा व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो क्या होना चाहिए बताइए। 1.5 मीटर क्या आप है तो दर्पण क्या चाहिए आपको? 0.75 मीटर। 2 से भाग दे दीजिए। क्या दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन लेंस? दूर है 2 अक्षर का नाम, तो कौन लेंस चाहिए? उत्तल लेंस 3 अक्षर का। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए क्या सही नहीं है? तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस चाहिए, यही ना गलत हो गया जी। निकट दृष्टि दोष है तो कौन लेंस चाहिए? नतोदर लेंस, कॉनक्लेव लेंस, इसको अवतल भी कह सकते हैं, अपसारी लेंस भी कह सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। मायोपी या निकट दृष्टि में कौन लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि में अवतल लेंस, ठीक है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरा में जाता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका पुतली का आकार क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। पुतली का आकार एडजस्टमेंट करने के कारण ये सवाल होता है, लेकिन इसका आंसर तीनों हो सकता है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। पढ़ने में काम आने वाला रीडिंग लेंस किस लेंस को कहते हैं? रीडिंग लेंस उत्तर लेंस को। किस लेंस को कहते हैं? रीडिंग लेंस उत्तर लेंस को। आँख के संकेंद्रण में होता है तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आँख में संकेंद्रण कैसे होता है? लेंस में संकेंद्रण के कारण। खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो कौन होता है? नतोदर दर्पण। कौन दर्पण? हेडलाइट में कौन दर्पण होता है? वही अवतल दर्पण। कौन दर्पण का? नतोदर दर्पण। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम कितनी होती है? मतलब स्पष्ट आप उसे आँख का दूरी अनंत होता है देखने का क्षमता, लेकिन स्पष्ट देखना चाहते हैं तो कितना होता है सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो ये आपको हो जाएगा सिलियरी मांसपेशी। क्या हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशी। लेंस की शक्ति किस में मापते हैं? डायोप्टर में। किस में मापते हैं लेंस की शक्ति? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। एक सवाल बना लीजिए, P बराबर 1/f पे यदि किसी ऐनक के लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो हाँ, P बराबर 1/f होता है, तो 1 दिया रहता है मीटर में और ये आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो ऊपर हो गया 100 मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर। 2 से भाग दे दीजिए तो 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर क्या होता है? होता ही नहीं है। धूप का चश्मा स्टाइल के लिए होता है, पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए, इसका कोई पावर नहीं है। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिसमें एक उत्तल और दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटा कर रखेंगे तो कैसा व्यवहार करेगा? कांच की समतल चादर की भांति, ठीक है। मनुष्य आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस पर बनता है, कहाँ बनता है प्रतिबिंब? दृष्टि पटल पे। क्या बनता है? दृष्टि पटल पे। आपको जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपके दृष्टि पटल पे, जिसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टि पटल पे बनता है, रेटिना पे। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पे, रेटिना पे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? बताइए। वही रेटिना पे, दृष्टि पटल पे। मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है रेटिना पर। कितना बार पूछ दिया। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है जी? परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 मूलभूत रंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो नीला होता है, लाल हरा नीला कहिए, हनीला कहिए, जो कहिए, हनीला, हरा नीला लाल हनीला। वे कौन से मूल रंग हैं जो टीवी के पर्दे पे होते हैं? तो क्या कहिएगा? हनीला, हरा नीला लाल। जब लाल नीला हरे को एक जगह गुजारेंगे तो कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। कौन सा एक प्राथमिक रंग नहीं है हनीला में से? देखिए कौन नहीं है, तो काला नहीं है हनीला में। 3 मूल रंग है तो हनीला बना दीजिए। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। विषम रंग चुनिए तो वही हनीला छोड़ के हटा दीजिए। कौन है? भूरा है, उसको हटा दीजिए। दृष्टि भ्रम क्या है? तो गोधूली में सूर्य का देखना, उषा काल में सूर्य का रंग, और साथ में आकाश में तारों का टिमटिमाना, सब क्या है?
ये सब दृष्टि का क्या है जी? तो ये पूरा प्रकाश चैप्टर हम लोग का क्या हो गया, अच्छा से कंप्लीट किए 150 के आसपास सवाल क्या?